नमस्ते। अंडमान और निकोबार, ये नाम सुनते ही खूबसूरत बीचेस की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? लेकिन एक और सच्चाई है। ये द्वीप दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप और सुनामी वाले इलाकों में से एक है। तो सवाल ये है कि भारत इतनी बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है? इसका अकादमिक जवाब है क्षेत्रीय सेवा केंद्र, या जिसे हम RSCs कहते हैं। चलिए आज इसी मॉडल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सिर्फ 15 मिनट, बल्कि उससे भी कम। सोचिए, एक स्थानीय भूकंप आने के बाद सुनामी की लहरों को कुछ द्वीपों तक पहुंचने में बस इतना ही वक्त लगता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो हकीकत है जो इस पूरे मिशन की अर्जेंसी को, इसकी तात्कालिकता को हमारे सामने रखती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अंडमान और निकोबार इतने खतरे में क्यों हैं। इसकी वजह है इनकी यूनिक ज्योग्राफिकल और टेक्टोनिक वल्नरेबिलिटी। मतलब इन द्वीपों की बनावट और इनकी लोकेशन ही इन्हें प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक हॉटस्पॉट बना देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अंडमान सुमात्रा सबडक्शन जोन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये द्वीप सीधे एक ऐसी फॉल्ट लाइन पर बैठे हैं जहां पृथ्वी की दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से लगातार टकरा रही हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा है लगातार आने वाले विनाशकारी भूकंप और उससे उठने वाली सुनामी का खतरा। और यही कमजोरियां इस पूरी समस्या की जड़ हैं। ये द्वीप भूकंपीय जोन V में आते हैं, जो आप समझ लीजिए खतरे का सबसे ऊंचा स्तर है। और 2004 की सुनामी उस त्रासदी ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी कि दिल्ली या हैदराबाद से बैठकर इन द्वीपों को नहीं बचाया जा सकता। जो सेंट्रलाइज सिस्टम थे वो यहाँ के लिए नाकाफी साबित हुए। रिस्पॉन्स में जो देरी हुई उसकी कीमत जान और माल के भारी नुकसान से चुकानी पड़ी। तब ये महसूस हुआ कि हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड, एक क्षेत्रीय अप्रोच की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही। और इसी जरूरत से जन्म हुआ एक संस्थागत समाधान का। तो इस भौगोलिक चुनौती का इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर रीजनल सर्विस सेंटर यानी RSC का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो चलिए समझते हैं कि अकादमिक और प्रैक्टिकल तौर पर है क्या। अगर हम इसे अकादमिक भाषा में कहें तो RSC एक डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। आसान शब्दों में कहें तो इसे एक लोकल कमांड सेंटर की तरह समझिए। एक ऐसा हब जो निगरानी, चेतावनी और कोऑर्डिनेशन, इन सबको एक ही छत के नीचे ले आता है। और इसका सीधा फायदा क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम यानी प्रतिक्रिया का समय वो काफी हद तक कम हो जाता है। RSC के काम को हम 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा देख सकते हैं। सबसे पहला है 2400 घंटे 24/7 समुद्र और भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखना। दूसरा, जैसे ही कोई खतरा महसूस हो फौरन अर्ली वार्निंग जारी करना। तीसरा, जितनी भी सरकारी और स्थानीय एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल बिठाना। और चौथा स्तंभ है आपदा के बाद राहत, बचाव और पुनर्वास में मदद करना। तो आप देख सकते हैं ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रणाली है। और एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि RSC अकेले काम नहीं करता। ये एक हब की तरह है, एक नेटवर्क का सेंटर। ये इनकॉइस जैसी नेशनल साइंटिफिक एजेंसीज को आर्म्ड फोर्सेस और जमीनी स्तर पर काम करने वाली पंचायती राज संस्थाओं तक से जोड़ता है। और यही कोऑर्डिनेशन, यही तालमेल इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। तो अब जब हमने इंस्टीट्यूशनल सेटअप समझ लिया है तो चलिए जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। ये RSCs सुनामी और भूकंप के इन दोहरे खतरों से असल में निपटते कैसे हैं? मजे की बात यह है कि दोनों के लिए रणनीतियां अलग-अलग हैं, लेकिन हैं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई। देखिए, जब बात सुनामी की आती है तो पूरा फोकस होता है अर्ली वार्निंग और इवैक्यूएशन पर। मतलब जल्दी से जल्दी चेतावनी देना और लोगों को सुरक्षित निकालना। सेंसर्स और बुई से जो रियल टाइम डेटा मिलता है ना, वो हमें जिंदगियां बचाने के लिए वो कुछ कीमती मिनट दे लेता है। सही कहा। लेकिन भूकंप के साथ मामला अलग है। भूकंप की भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ सारा ध्यान डैमेज मिनिमाइजेशन पर होता है, यानी नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। इसमें खतरे वाले इलाकों की मैपिंग करना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना और लोगों को तैयार करना शामिल है ताकि नुकसान न्यूनतम हो। और इस रणनीति को हकीकत में बदलने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर स्वराज द्वीप पर एक 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत 270 किलोमीटर लंबी सबसी केबल बिछाई जा रही है। इसकी खासियत यह है कि यह अकूस्टिक सिग्नल्स को पकड़ सकती है। ये सिग्नल भूकंप की तरंगों से भी तेज चलते हैं,
इसका मतलब है हमें चेतावनी देने के लिए और भी कीमती सेकंड्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी अकादमिक बिंदु है जिसे समझना होगा। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर वो तब तक बेकार है जब तक उसकी चेतावनी सबसे दूर दराज के गांव में बैठे आखिरी इंसान तक ना पहुंच जाए। तकनीक और लोगों के बीच की ये जो आखिरी कड़ी है ना, जिसे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, इसे जोड़ना ही आरएससी का असली काम है। और यहीं से बात आ जाती है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के ह्यूमन एलिमेंट पर, यानी मानवीय पहलू पर। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, कम्युनिटी की भागीदारी के बिना वो अधूरी ही रह जाएगी। बिल्कुल, और आरएससीज यही काम करते हैं। वो स्थानीय समुदायों को एम्पावर करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं। मॉक ड्रिल्स, वॉलंटियर नेटवर्क्स और यूनेस्को से मान्यता प्राप्त सुनामी रेडी जैसे प्रोग्राम्स, इनके जरिए लोगों को पैसिव विक्टिम्स से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में बदला जाता है। आप कह सकते हैं कि उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनाया जाता है, जो खतरे के वक्त अपनी सुरक्षा के लिए पहली भूमिका निभाते हैं। अगर हम इसे एनडीएमए के ऑफिशियल डिजास्टर साइकिल के फ्रेमवर्क में रख के देखें, तो आरएससी का रोल हर स्टेज पर बिल्कुल साफ नजर आता है। मिटिगेशन यानी शमन के स्टेज पर ये हैजर्ड मैपिंग में मदद करता है। प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी के स्टेज पर ये मॉक ड्रिल करवाता है। और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया के स्टेज पर ये कम्युनिकेशन में होने वाली देरी को कम करके एक्शन को तेज करता है। तो अब तक हमने इसके काम करने का तरीका देखा। चलिए अब एक बैलेंस्ड एकेडमिक इवैल्यूएशन करते हैं इस पूरे आरएससी इनिशिएटिव का। इसकी ताकत क्या है और इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, दोनों को देखना जरूरी है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। पहला, आपको तेज और रीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरा, ये लोकल गवर्नेंस को मजबूत करता है। और तीसरा, ये लॉन्ग टर्म रेजिलियंस यानी कि एक मजबूत और लचीला समाज बनाता है। लेकिन जैसा कि हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। एक तो हाई टेक्नोलॉजी की लागत और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, वही लास्ट माइल कम्युनिकेशन गैप, दूर दराज के गांव तक पहुंचना अब भी एक चुनौती है। और फिर द्वीपों की अपनी भौगोलिक बाधाएं तो हैं ही। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनके लिए लगातार पॉलिसी कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में हम इस पहल पर क्या फैसला सुना सकते हैं? इसे कैसे देखा जाना चाहिए? ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, ये जो कथन है ये इस पूरी चर्चा का सार है। आरएससी की स्थापना असल में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। हम रिएक्टिव डिजास्टर रिलीफ से, मतलब आपदा आने के बाद मदद पहुंचाने से, प्रोएक्टिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आपदा के खतरे को पहले से ही कम करने की कोशिश। और इसकी अहमियत सिर्फ अंडमान तक ही सीमित नहीं है। ये मॉडल यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी पूरा करने में मदद करता है। साथ ही सागर इनिशिएटिव के तहत इंडियन ओशन रीजन में भारत के स्ट्रेटेजिक रोल को, यानी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को भी और मजबूत करता है। तो हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड, टेक इंटीग्रेटेड और कम्युनिटी फोकस्ड मॉडल अंडमान में काम कर रहा है, इसे दुनिया के दूसरे भौगोलिक रूप से कमजोर और खतरे वाले इलाकों के लिए कैसे अडैप्ट किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में डिजास्टर मैनेजमेंट की दिशा तय करेगा।